अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। हमने 3 की एडजस्टमेंट्स जो हैं उस पर हमने बात शुरू की थी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी असेस करते हुए कैश फ्लोज बनाने के लिए हमें इन्फ्लेशन, वर्किंग कैपिटल और टैक्सेशन 3 इश्यूज़ हैं जिनसे डील करना पड़ सकता है। अप टू लास्ट लेक्चर हम इन्फ्लेशन से डील करना, रियल अप्रोच, मनी अप्रोच क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इस पे बात हमारी हो चुकी थी। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज, हमें कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज को कैसे हैंडल किया जाता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स में, उस पर भी हमारी बात हुई। कोई सवाल लास्ट लेक्चर से? एक छोटी सी एक्टिविटी आपको इलस्ट्रेशन 33 दी गई थी, इलस्ट्रेशन 32 के पैटर्न पे ही थी। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अच्छा जी, हमारा लास्ट जो एडजस्टमेंट है, जिसके बाद हम आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल एक एग्जामिनर क्वेश्चन होता है इस एरिया से, वो करने की पोजीशन में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। इस टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन से, और इसके एंड पे फिर हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो द प्रिंसिपल बेसिक इज कि आप जब किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में फ्यूचर में जब रिटर्न्स आएंगी तो उन रिटर्न्स पे यकीनन टैक्स भी लगेगा। बट ख्याल ये रखना होता है कि जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट किया जाता है। हमने जो टैक्स फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट पे हमने चार्ज करना होगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारे लिए टैक्सेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जो होगी दैट विल बी सिंपली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। ये सिंपल एक रिलेशनशिप है, सिंपल एक इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है टैक्सेबल प्रॉफिट्स के लिए। ठीक हो गया? टैक्सेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन हमारी क्या रहेगी? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में हम बात कर चुके हैं, रेवेन्यू माइनस कैश कॉस्ट, वो डिस्कस कर चुके हैं। हमने इलस्ट्रेशन जो एक्सट्रॉन की इलस्ट्रेशन की थी उसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से हमने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाए थे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बनाने आते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को वर्किंग में ले जाके उसमें से हम टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो प्रॉफिट्स आ जाता है। प्रॉफिट्स पे टैक्स का रेट लगाओ तो टैक्सेशन कैलकुलेट की जा सकती है। तो पहली बात, टैक्सेस अगर एप्लीकेबल हैं तो टैक्सेस टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट किए जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन में अक्सर कहा जाता है टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। क्वेश्चन कह सकता है, क्वेश्चन में सजेस्ट टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स। एरियर का मतलब होता है कि पहले साल के प्रॉफिट पे जो टैक्स होगा उसकी पेमेंट ईयर 2 में शो करनी है, दूसरे साल के प्रॉफिट पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसकी पेमेंट ईयर 3 में, एरियर्स में, मतलब 1 साल डिले से पेमेंट आनी है। तो ये जनाब छोटी सी 2 इसमें सिर्फ पॉइंट्स हमें रखने होते हैं। ये पॉइंट कम एग्जामिनर देता है बट वी हैव टू स्टे अलर्ट कि दे सकता है। ठीक है जी, नॉर्मली मेन पॉइंट हमें यही ख्याल रखना है कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। छोटी सी एक एक्टिविटी है, देखते हैं, फिर मजीद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इलस्ट्रेशन हमारे पास करने को इस पर, और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में भी ये पॉइंट बड़ी डिटेल में बार बार डिस्कस होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पहली इलस्ट्रेशन ये जी हमारे पास आ रही 34। हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है जी एनपीवी डिटरमिन कीजिए, कैलकुलेट एनपीवी। एन एसेट इज बॉट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर फॉर 100,000 and will be used for 4 years, after which it will be disposed of on the final day of year 4 for 20,000। 1 लाख का खरीदा, 4 साल इस्तेमाल करके 20,000 का बेचेंगे, ये आपने असेस कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एक ही बात है। उसने कहा जी ट्रेडिंग से या ऑपरेटिंग से जो कैश फ्लोज आएंगे वो 40,000 पर एनम होंगे। टैक्स इज पेबल एट 30%, 1 ईयर इन एरियर्स, टैक्स 1 साल एरियर के साथ 30% पे होता है। एंड टैक्स डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। अच्छा जी, हमने एनपीवी डिटरमिन करनी है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश फ्लोज देखें। हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश फ्लोज में यहाँ क्या क्या आइटम्स आ रही हैं। मैं एनपीवी कैलकुलेशन के लिए डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपके साथ आइडेंटिफाई करूं, इलस्ट्रेशन नंबर 34, एक हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक इसकी रेजिड्यूल वैल्यू है, एक ट्रेडिंग कह लीजिए या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कह लीजिए, ट्रेडिंग कैश फ्लोज है, और एक यहाँ पे हमारी टैक्सेशन की आइटम है। ऐसे ही है जी, क्योंकि उसने कहा टैक्स भी लगना है।
डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम होती है। डेप्रीसिएशन को हम सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग में यूज करते हैं, हमारी एनपीवी कैलकुलेशन में डेप्रीसिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होती। अच्छा जी, अब आपको एक मैं पुरानी एक लर्निंग की तरफ लेकर जाऊं। हमने कहा था एनपीवी में कैश फ्लोज को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। एक ईयर्स ऊपर लो और एक ईयर्स का कॉलम यहां पे लो। फर्क क्या था? एन्युटी। अगर आपके कैश फ्लोज एन्युटी की शेप में है तो ईयर्स यहां पे आएंगे आपके। तो जनाब हमारे कैश फ्लोज हम अगर देखें तो लगभग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सारे के सारे एन्युटी शेप में जाते हैं। कैसे? ये तो 40,000 पर एनम, हर साल 40,000 ही है। और जब डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन हर साल सेम होगी। तो हर साल के कैश फ्लोज में से हर साल की डेप्रीसिएशन माइनस होगी तो हर साल का प्रॉफिट भी सेम हुआ, तो हर साल का टैक्स भी सेम आएगा। तो इसका मतलब हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी कांस्टेंट हैं, डेप्रीसिएशन भी कांस्टेंट होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी कांस्टेंट रहेंगे, टैक्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब टैक्स भी एन्युटी की शेप लेगा। तो हमारे कैश फ्लोज चूंकि एन्युटी की शेप लेने वाले हैं तो हमारा फॉर्मेट एन्युटी वाला रहेगा, जिसमें हम एक कॉलम हमारा आखिरी प्रेजेंट वैल्यू का आता है। इससे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लाते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे कैश फ्लोज लाते हैं और फिर हमारा ईयर आ जाता है। ठीक है, तो ये जनाब हमारा फॉर्मेट है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश फ्लोज आ गई। यह हम पे हमारा ईयर ऑफ कैश फ्लो आएगा। यहाँ पे कैश फ्लोज हम रुपीज़ में ले लेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे। कितने % कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? 10% पे। इधर हम प्रेजेंट वैल्यू और ये जी इसका जो सम करते हैं ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो ये जी हमारा फॉर्मेट है जिसके मुताबिक हमने चीज़ों को डील करना है। वन बाय वन आइटम्स फीड करना शुरू करते हैं जी हम यहाँ पे। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़ीरो में ली जाती है और ये 100,000 की आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट इज़ आउटफ्लो। रेजिडुअल वैल्यू प्रोजेक्ट लाइफ के एंड पे आएगी 4 में 20,000। ट्रेडिंग कैश फ्लोज हर साल सेम, 1 से लेके 4 साल तक, मतलब 4 साल लाइफ है तो हर साल 40,000। और टैक्सेशन, इसके लिए हम छोटी सी वर्किंग बनाते हैं। फिलहाल चूंकि हम लर्निंग फेज में हैं तो हम इसको वर्किंग से हैंडल करते हैं। हम कहेंगे जी टैक्सेशन सालाना हमें कितनी पे करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे हमारा एनुअल ट्रेडिंग कैश फ्लोज, ट्रेडिंग कह लीजिए ऑपरेटिंग कह लीजिए एक ही बात है। हमारा एनुअल ट्रेडिंग कैश फ्लोज क्या है, इसमें से हम अपनी एनुअल डेप्रीसिएशन चूंकि कांस्टेंट रहने वाली है इसलिए हर साल का अलग-अलग हमें कैलकुलेट नहीं करना। एनुअल डेप्रीसिएशन हम लेस करेंगे। हमें कहा गया स्ट्रेट लाइन बेसिस से चार्ज कीजिए डेप्रीसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस से जो डेप्रीसिएशन चार्ज की जाती है उसका फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ। कितनी बनती है सालाना डेप्रीसिएशन? 20,000। इसका मतलब हमारा सालाना टैक्सेबल प्रॉफिट, एनुअल टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा जो बनता है इट इज़ 20,000। और टैक्स का रेट क्या है? 30%। तो इसके मुताबिक हमारा एनुअल टैक्स एट द रेट ऑफ 30% जो बनेगा वो 6,000 है। हर साल जितने साल कारोबार करने हैं 6,000 के हिसाब से टैक्स पे करने हैं और ये टैक्स पे होने हैं 1 ईयर इन एरियर्स। हमने कारोबार करने हैं 1 से लेके 4 तक, टैक्स पे होगा 2 से लेके 5 तक। ठीक हो गया। तो जनाब टैक्स हमने पे करने हैं 2 से लेके 5 तक, पे करने हैं, आउटफ्लो है 6,000 का। लीजिए जी ये हमारे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टाइमिंग के साथ आगे हैं, डिस्काउंट रेट हमारे पास है। अब हम इसकी पीवी और एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए जी एनपीवी। डीलिंग विद टैक्सेशन पे हमारा फोकस है इस सवाल में। डिस्काउंटिंग एक्टिविटी तो साथ साथ रिवीजन हमारी चलती जा रही है। कैलकुलेट करके फटाफट बताइए क्या आपकी एनपीवी आ रही है। यहाँ से केयरफुली काम कीजिएगा। सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, नॉर्मल एन्युटी, डिलेड एन्युटी। एनपीवी बताइए यहां से क्या आती है। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टेबल, सिंगल कैश फ्लो का टेबल यूज करें, एन्युटी का टेबल यूज करें, दोनों टेबल यहां पे इस्तेमाल होने हैं आपके।
जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी? 23168। एनपीवी 23168 एग्रीड जी? जी कीजिए बेटा, बिल्कुल कंप्लीट कीजिए इसको। रेजिडुअल वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 683। और ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का फैक्टर 3.170। और 2 से 5 डिलेड एन्युटी का फैक्टर जी 3.791 0.909 23168 पॉजिटिव जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बेसिक एक हमने इलस्ट्रेशन देखी, अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और हम इलस्ट्रेशन नंबर हमारे प्लान में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन है जी, ज़रा मार्क एक कर लें। 36, 37, 35 सॉरी 35, ये गलती गिनती क्या उल्टी सीधी हुई है भाई। हमारे प्लान में जो इलस्ट्रेशन है 35 है, 36 है, 37 है। 35, 36 एंड 37 जनाब, ये 3 इलस्ट्रेशन हमें मज़ीद करनी है। इसके बाद हम एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखते हैं जी, इसमें क्या है हमारे लिए कुछ नया। एन एसेट इज बॉट फॉर 500,000 एट द स्टार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. It is sold at the end of the third accounting period for 100,000. Tax depreciation is available at 25% reducing balance basis and corporation tax is 30% 1 year in arrears. अब यहाँ पे reducing balance depreciation हमारे पास आ गई है जी, और रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउड एंड व्हेन डू दे अराइज। हमसे सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल मांगा गया है, हमसे सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन का शेड्यूल मांगा गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो जनाब, रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन नॉर्मली एग्जाम में हमें रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन ही टेस्ट की जाती है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन की पहली एग्जांपल मैंने रखी आपके सामने, बट वो एग्जाम में हमें कम नजर आएगी। हमें नॉर्मली हमें रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन से डील करने को कहा जाएगा। इसके लिए हमें एक वर्किंग बनानी पड़ती है। स्ट्रेट लाइन में तो डेप्रिसिएशन बड़ी आसानी से हमने एक स्टेप में कैलकुलेट कर ली थी ना, एक ही डेप्रिसिएशन थी सालाना, एक स्टेप में कैलकुलेट होगी। बट रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन आपको पता है हर साल डिफरेंट आती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के लिए हमें एक वर्किंग बनानी पड़ा करेगी। हम वो वर्किंग पे इस वक्त जरा फोकस करते हैं। ये वर्किंग हम जनरली 2 कॉलम में बनाते हैं। 2 कॉलम में हम ये वर्किंग बनाते हैं। पहला कॉलम हमारा होता है टैक्स डेप्रिसिएशन का, जो कि हमसे पूछा जा रहा है क्या डेप्रिसिएशन है। दूसरा कॉलम व्हेन डू दे राइज, उसका ईयर क्या होगा। तो हमें कहा गया है एसेट हम खरीदेंगे 5 लाख का और रिड्यूसिंग बैलेंस उसकी रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख है और रेट है डेप्रिसिएशन का 25%। तो ख्याल रखिएगा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के बाद डिवीजन होती है लाइफ पे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन में रेजिडुअल वैल्यू को डिडक्ट शुरू में नहीं किया जाता, वो हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। तो पहली डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। 5 लाख पे 25%, ये पहली डेप्रिसिएशन है 1,25,000 और ये पहले साल में चार्ज की जाएगी। टोटल एसेट की लाइफ 3 साल है, तो टोटल 3 साल में इसकी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी होती है। सेकंड डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के लिहाज से WDV 375 है, इसका 25% 93750 आ गया। अब यहां पे आपकी एक तवज्जो चाहिए, 3 साल बाद हमने एसेट बेच देना है। 3 साल बाद एसेट हमने बेच देना है। तो हम यहां पे तीसरे साल की डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने का तरीका है, हम तीसरे साल की डेप्रिसिएशन से पहले टोटल अलाउड डेप्रिसिएशन यहां पे कैलकुलेट करके लाते हैं। टोटल अलाउड डेप्रिसिएशन, जिसको आप डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कहते हो।
डेप्रिशिएबल अमाउंट की टर्म पड़ी हुई है ना। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है जी 4 लाख। डेप्रिशिएबल अमाउंट से मराद आपने एसेट की पूरी लाइफ में 4 लाख की डेप्रिशिएशन चार्ज क्लेम करनी है, ऐसा ही है जी। पूरी लाइफ में आपने एसेट की 4 लाख की डेप्रिशिएशन क्लेम करनी है। 1 और 2 की डेप्रिसिएशन तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस से कैलकुलेट कर लेते हो। आखिरी साल की डेप्रिसिएशन हमेशा आप बैलेंसिंग लिया करोगे कि भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारी 4 लाख है, तो पहले 2 साल में तो हमारी रिड्यूसिंग बैलेंस से आ गई, आखिरी साल में हम हमेशा बैलेंसिंग लेंगे। कितनी बनती है जी ये? 181,250। ये है जी रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका। हमें जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सालाना डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, हर साल की डेप्रिसिएशन की फिगर फर्क हुआ करेगी, लेकिन आखिरी साल की डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंसिंग लेती है। पहले सालों में हम रिड्यूसिंग बैलेंस से चलते रहेंगे, जो कि पहली डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे आ गई, दूसरी डेप्रिसिएशन डब्ल्यूपीडीवी पे आ गई, ऑनवर्ड डब्ल्यूडीवी पे चलती रहेगी, एक्सेप्ट लास्ट ईयर जिस साल एसेट बेच रहे हो, क्योंकि उसके बाद तुमने डेप्रिसिएशन कोई क्लेम करनी नहीं है ना। तो ये तो आखिरी साल है, तो आखिरी साल में कहानी खत्म करनी है। कहानी खत्म करने का तरीका क्या होता है? बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के टोटल 4 लाख हमने लाइफ पे क्लेम करने थे, कितना पहले कर चुके हैं, जो बच गया आखिरी साल डाल दो। तो दिस इज हाउ हम रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन सालाना फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, और ये फिगर्स हैं जो फिर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से कम करके प्रॉफिट पे आते हैं, और उन प्रॉफिट पे फिर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैसे शो की जाती है? अब रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36 देखते हैं जी हम। इलस्ट्रेशन नंबर 36 में हमारी रिक्वायरमेंट है, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% शुड प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। फिजिबिलिटी बतानी है। अब उसने यहाँ पे हमसे कोई टूल की बात नहीं की। हम फिजिबिलिटी तो डिफरेंट टूल से असेस कर सकते हैं ना। हमने पे बैक मेथड पढ़ा हुआ है 1 by 1, हमने एनपीवी मेथड पढ़ा हुआ है, हमने आईआरआर पढ़ा हुआ है, हमने डिस्काउंटेड पे बैक पढ़ा हुआ है। उसने हमसे फिजिबिलिटी मांगी। पहली बात, फिजिबिलिटी अगर हम पे बैक मेथड से या डिस्काउंटेड पे बैक मेथड से करना चाहें तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड पे बैक चाहिए होता है, ऐसा ही है जी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड पे बैक की पहली बात जिक्र नहीं है, लेकिन उससे भी अहम बात, आपको जब भी एग्जामिनर ने लिबर्टी दी है ना भाई, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो तो आप बेस्ट मेथड से करते हो, और बेस्ट मेथड आपका एनपीवी है। जब तो एग्जामिनर कह दे जी आईआरआर से करो, उसको फॉलो कर लो, पे बैक से करो, उसको फॉलो कर लो। जब वो कहे भाई फिजिबिलिटी करो, इसका मतलब मेथड आपने चूज करना है, और जब आपने चूज करना है तो आप बेस्ट मेथड लोगे। बेस्ट मेथड एनपीवी होता है। तो हमने इस सवाल को एनपीवी से करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है। एनपीवी के लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही चाहिए होती है, वो गिवन है, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करके एनपीवी मेथड से करने जा रहे हैं। लेट्स रीड द डाटा, फिर हम बात करते हैं इसमें क्या सीखने को मजीद। Scarlet Shield Limited produces accounts to 31st March annually, year end 31st March. A project is under consideration as follows. Investment 9 लाख की है 1 अप्रैल 20x1 को। इनफ्लोज साल बाद 4,50,000, 2 साल बाद 6 लाख के हैं। इक्विपमेंट हैज अ स्क्रैप वैल्यू 150,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल ही लाइफ है, जिसकी 2 साल कमाओगे, 2 साल बाद एसेट बेच दोगे। The company pays corporation tax at the rate of 30% at the end of the year following that for which tax is charged। मतलब arrears, जिस साल का टैक्स है उसके अगले साल में टैक्स पे होता है, मतलब एरियर। द इन्वेस्टमेंट विल क्वालिफाई फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन एट 25% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। अच्छा जी, सालाना कैश फ्लोज भी बदल रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी बदलेगी, तो ये एन्युटी फॉर्मेट तो नहीं है, ठीक है, ये एन्युटी फॉर्मेट नहीं है। हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो एनपीवी के लिए जो हम यहाँ फॉर्मेट चूज करेंगे, प्रोजेक्ट लाइफ कितनी है? 2 साल,
जीरो में इन्वेस्टमेंट है, 2 साल कैश फ्लोज हैं और टैक्सेस एरियर में 3 तक कहानी जाएगी ना, तो हमारी कहानी टोटल जो है 3 तक चली जाएगी। तो हमारे जो कॉलम यहाँ पे बनेंगे, एक 3, 2, 1 एंड 0, 0, 1, 2, 3। हमारी जो डिस्क्रिप्शन में आइटम आएगी, एक आइटम हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, एक रेजिडुअल वैल्यू भी है, लेकिन हमने कहा था रेजिडुअल वैल्यू हम इसी के एंड पे लिख दिया करेंगे। एन्युटी कैश फ्लोज में तो हमें उसको अलहदा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ईयर यहाँ पे आने, इधर ईयर आना है, इधर आना है, हमें अलहदा लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ईयर हमारे ऊपर है, तो हम इसी रो में अलहदा लाइन आइटम के बगैर ही रेजिडुअल वैल्यू को दिखा सकते हैं। देन हमारे पास नेट कैश इनफ्लोज हैं, ये हम इसको नेट ऑपरेटिंग का वर्ड उसने यूज़ नहीं किया, बट दिस इज अंडरस्टूड, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। देन टैक्सेस का जिक्र है, तो टैक्सेशन भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 30%। यहाँ से हमारे पास आएंगे नेट कैश फ्लोज, फिर हम डिस्काउंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है कितने %? 12%। तो फिर प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। ये जी हमारा सवाल यहाँ से कंप्लीट होगा। इस तरह वैल्यूज फीड करने शुरू करें तो रुपीज़ में ये टेबल हम बनाएंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 में आएगी 900,000 की, इसी के अगेंस्ट रेजिडुअल वैल्यू 2 साल बाद आएगी 150,000 का इनफ्लो। 2 साल लाइफ है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो 2 साल बाद। नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज साल बाद 4,50,000, 2 साल बाद 6 लाख। टैक्सेशन वी विल ऑलवेज डू वर्किंग फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, टैक्सेशन की कैलकुलेशन जब आती है और जब ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी आते हैं, इसको प्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होंगे। आपको एग्जामिनर सोल्यूशन जब आप देखा करेंगे, वहाँ पे डिफरेंट प्रेजेंटेशन आपको मिलेंगी, बट आई रिपीट, आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ही पैटर्न पे सवाल हल करना सिखाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन इन द पैटर्न होते जाएंगे। तो हमने उसी पैटर्न पे अपनी कमांड रखनी है, उससे हमारी एफिशिएंसी भी आएगी, एरर रेट भी आएगी। एग्जामिनर फॉर्मेट्स क्या हैं उसको हमने सीखने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इन चीज़ों को डील करने के, प्रेजेंट करने के डिफरेंट मैथड्स हैं। 2-3 तरीक़ों से इनको डील किया जा सकता है टू गेट द सेम आंसर। तो एज लॉन्ग एज आंसर हमारा आ रहा है सेम, हमें कोई वरी की बात नहीं है कि उसने क्या किया। हाँ, हमारा आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब हमसे कोई गलती होगी है। वी नीड टू रीविजिट कि हमसे क्या गलती हुई है, हम देख लेंगे अपनी कहानी को। तो आंसर एग्जामिनर के फॉर्मेट को, उसके आंसर्स को ऑडिट करने की कोशिश ना किया कीजिए, ठीक है, उसमें आपकी लर्निंग डिस्टॉर्ट होती है। अच्छा जी, हम वर्किंग 1 पे जाएंगे। वर्किंग 1 में हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, और टैक्स कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट्स पे, और प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। तो जनाब हम वर्किंग 1 बनाएंगे। वर्किंग 1 में हमें नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज गिवन है, इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन, हमें मिलेगा टैक्सेबल प्रॉफिट, और टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 30%। और हमारे बिजनेस चलने हैं 2 साल, तो हमें 2 सालों के लिए ये वर्किंग करनी है जी, ठीक है जी। 2 साल हमारा बिजनेस चलने हैं, तो हमारे लिए 2 कॉलम हमें चाहिए जिनमें हम काम करेंगे, क्योंकि हर साल का कैश फ्लो, हर साल की डेप्रिसिएशन फ़र्क है, हर साल का टैक्स फ़र्क आने वाला है। तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो रेडीली अवेलेबल है, रुपीज़ में 450,000 एंड 600,000। टैक्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन है, इसको हम वर्किंग 1.1 उसी फॉर्मेट पे जब हमने टेबल सीखा था वहां से लेके आएंगे। वर्किंग 1.1 हमने सीखी है जी, 2 कॉलम में बनती है, एक कॉलम टैक्स डेप्रिसिएशन और दूसरा कॉलम ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन। पहली डेप्रिसिएशन इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 25%, 9 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसका 25% पे डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। कितनी बनती है जी? 2,25,000, ये ईयर 1 में आ गई।
और ईयर 2 में तो एसेट बेच रहे हैं, इसका मतलब इससे आगे तो हमने जाना ही नहीं है। इसका मतलब ईयर 2 में तो हमने लेनी है बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि आखिरी साल है, इससे आगे डेप्रिसिएशन आनी नहीं है, तो यहां पे तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आएगी। और बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के लिए हमें टोटल डेप्रिसिएशन की फिगर चाहिए जो हमें अलाउड है। वो होती है जी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन अलाउड 750,000। सो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन 525,000। लीजिए जी, 2 सालों में हमने टोटल 750 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। पहले साल में तो रिड्यूसिंग बैलेंस है 225 कर ली, दूसरे साल चूंकि आखिरी साल है बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन ली जाती है। आखिरी साल हमेशा बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आएगी। बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन जो अलाउड है एसेट पे, उसमें से प्रीवियसली क्लेम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, आखिरी साल की डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी 525,000। लीजिए जी, 2 डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई, एक 225,000 और एक 525,000। एज अ रिजल्ट वी हैव टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर। पहले साल 225,000, दूसरे साल 75,000। टैक्स 30% के हिसाब से 67,500, 22,500। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्सेस आ गए। पहले साल के प्रॉफिट पे टैक्स, दूसरे साल के प्रॉफिट पे टैक्स। हमने डेप्रिसिएशन की मदद से प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन वर्किंग में लाके करनी है। हमने प्रॉफिट्स को सिर्फ कैलकुलेट किया टैक्सेस के लिए, अदरवाइज प्रॉफिट्स हमारी एनपीवी कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट नहीं होते। एनपीवी कैलकुलेशन के लिए कैश फ्लोज रेलेवेंट होते हैं। प्रॉफिट में तो नॉन कैश आइटम भी हैं। एनपीवी कैलकुलेशन तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, उसमें तो कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। प्रॉफिट कैश फ्लो नहीं होता, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो नॉन कैश डेप्रिसिएशन आइटम डिडक्ट हुई भी है। तो एनीवेज टैक्सेस हमारे पास हैं विच विल बी पेड इन एरियर्स। तो पहले साल के प्रॉफिट पे टैक्स 67,500 ईयर 2 में, और दूसरे साल के प्रॉफिट पे टैक्स 22,500 ईयर 3 में। लीजिए जी, यहाँ से हम नेट कैश फ्लो लेंगे, 12% पे डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को और मुझसे एनपीवी शेयर कीजिए, क्या आती है यहाँ पे। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर एनपीवी। सिक्स 825 0 00 22,500 नेगेटिव। जी एनपीवी बताइए फाइनल 12% के डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे आप। हर सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो वाला टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल पे जाएंगे, 12% के फैक्टर लाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन नेट प्रेजेंट वैल्यू। इलस्ट्रेशन 36 शेयर कीजिए, क्या आती है एनपीवी। टू 29,783 एंट्रीज पॉजिटिव। हमसे कहा गया था कि शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, तो हमें डिसीजन भी देना है। तो क्या डिसीजन है हमारा, क्या डिसीजन है ये हमारा, प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। एज एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ये आखिरी एक जुमला लिखने का यकीनन 1 नंबर है। अब आपने यहाँ पे फिर सुन लीजिए स्टेप वाइज मार्किंग। आपकी किसी गलती की वजह से एनपीवी आपकी गलत आ गई है, नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव एनपीवी के साथ आपने लिख दिया ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट होना चाहिए, ये 1 नंबर मिल जाएगा आपको डिसीजन का, क्योंकि आपको डिसीजन रूल तो पता है ना आपको। क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे डिसीजन रूल जानना चाहता है कि पॉजिटिव पे एक्सेप्ट और नेगेटिव पे रिजेक्ट लिख रहे हो, नंबर मिलेगा आपको। एनपीवी गलत है कोई बात नहीं, लेकिन गलत एनपीवी के लिहाज से डिसीजन ठीक है आपका, तो आपको डिसीजन का नंबर मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर कोई चीज़ अगर नहीं आती है उसका मतलब ये नहीं कि सवाल छोड़ दो,
सवाल को कंप्लीट करो ताकि मैक्सिमम स्टेप्स आप परफॉर्म कर सको। और सबसे आसान नंबर तो ये वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो ये 1 नंबर तो यहां से ले सकते हो ना। कुछ भी नहीं किया आपने तो 1 नंबर है। अदरवाइज यहां पे वैल्यू लिखी 1 नंबर मिला या आधा नंबर मिला, यहां पे वैल्यू लिखी आधा नंबर मिला, ये वैल्यू लिखी आधा आधा नंबर मिला, ये कैलकुलेट किया मे बी 3 नंबर मिले। ठीक हो गया। डिस्काउंट फैक्टर 12% के यहां पे लिखे, सिर्फ कॉपी पेस्ट है 12% का, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ऊपर कुछ नहीं किया हुआ, ये 1 नंबर ले सकते हो, ये 1 नंबर ले सकते हो, 2 नंबर ले सकते हो 6, 7, 8 नंबर के सवाल में, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो नंबर लेने एग्जाम में इतने आसान होते हैं। सिर्फ टारगेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन एंड पे छोड़ना है मैंने लाके। बीच में जो चीजें आती हैं करेंगे, जो चीजें नहीं आती उनकी फिगर हम अज्यूम कर लेंगे। कंप्लीट यहां तक करने हैं, ओनली देन वी कैन इंश्योर कि हम मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में मैक्सिमम स्कोर तभी होता है जब क्वेश्चन को कंप्लीट करने की आदत डालें, और यही आदत आपको डेवलप करनी है। घर पे जब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप सॉल्यूशन को देख के करेक्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश ना कीजिए, दैट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम। आप सवाल को पकड़ के अपने दिमाग की मदद से सवाल कंप्लीट उसको करने की कोशिश कीजिए। आंसर कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है। एरर होंगी कोई बात नहीं, ओमिशंस होंगी, ट्रीटमेंट समय नहीं आएंगी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कंप्लीट करना सीखिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आंसर से सीखिए, मैंने क्या क्या स्टेप्स छोड़े हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए था, उनसे सीखिए, फिर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, आपकी गलतियां भी कम होंगी, ओमिशन भी कम होंगे, आपका परसेंटेज स्कोर बढ़ता जाएगा। दिस इज हाउ यू शुड इंप्रूव योर परफॉर्मेंस इन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। सॉल्यूशंस को देख देख के आंसर कॉपी पेस्ट करके खुश नहीं होना, वो आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहा बेटा, ये ध्यान में रखिएगा जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आपके साथी का सवाल है बैलेंसिंग क्यों निकालते हैं आखिरी साल में? बेटा बेसिक असूल है कि आपको टोटल डेप्रिसिएशन एसेट की लाइफ में जो अवेलेबल होती है ना, वो ये एसेट की लाइफ में टोटल डेप्रिसिएशन आपको इतनी अवेलेबल होती है, जिसको हम डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं, और लाइफ आपकी यहाँ ख़त्म हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कोई 60-65 हज़ार क्लेम कर लोगे, बाकी कहाँ जाएगी? लाइफ तो ख़त्म होगी बेटा। बैलेंसिंग तो ये बैलेंसिंग है ना, इसके आगे तो 3 साल के आगे तो डेप्रिसिएशन क्लेम होनी नहीं है, ये तो आखिरी साल है, इसके आगे तो डेप्रिसिएशन होनी नहीं है। अगर इस साल आपने रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कोई 60-65 हज़ार अगर क्लेम कर ली, तो बाकी 1.25 लाख किधर जाएगी? क्योंकि इसके आगे तो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम करनी नहीं है, क्योंकि एसेट तो बेच दिया आपने। ये आपका आखिरी साल है, तो आखिरी साल में हमेशा बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है जी बेटा? नहीं, इसका ताल्लुक टैक्स पेबल से नहीं है। टैक्स पेबल का ताल्लुक जब आप टैक्सेस की वर्किंग कर लेते हो, जब ये टैक्सेस की वर्किंग कर ली, इसके बाद इसका ताल्लुक आता है। जैसे हमने कैलकुलेट किया, पहले साल का टैक्स ये है, दूसरे साल के प्रॉफिट पे टैक्स ये है। अब टैक्सेस सेम ईयर होते तो ये 1 और 2 में आ जाता, लेकिन टैक्सेस चूंकि एरियर में है तो पहले साल का टैक्स दूसरे साल पे हो गया, दूसरे साल का टैक्स तीसरे साल। सिर्फ यहां पे आगे एरियर या सेम ईयर की इंप्लीकेशन आती है। इसके अलावा एरियर में टैक्स पे होना है या सेम ईयर में होना है, उसका कोई कहीं पे इंपैक्ट या ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन एरियर में या सेम ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स की कैलकुलेशन एरियर में सेम ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरियर में सेम ईयर में तो पेमेंट है, तो ये एक्सपेंस है हमारा, पे कब होना है? सेम ईयर होना है तो 1 में डाल देना, 1 में डाल देते, एरियर में है तो 2 में डाल दो। ठीक है, यहां पे एरियर और सेम ईयर की इंप्लीकेशन है जी जनाब। एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा, ये एक इलस्ट्रेशन 37 भी देखेंगे, इसमें शायद कुछ हमें एडिशनल डिस्कस करने को मिले इसी टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के रेफरेंस से। एंड प्रॉब्ली दिस विल बी ऑल हमारी लर्निंग। उसके बाद एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं और छोटी मोटी और भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी देखेंगे, लेकिन मेन एग्जाम लेवल जो कॉन्सेप्ट है वो इस इलस्ट्रेशन पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। फ्लिकर्स लिमिटेड is considering whether or not to purchase an item of machinery costing 400,000 in 20X5. It would have a life of 4 years, after which it could be sold for 200,000. The machinery would create annual saving of 140,000. The machinery would attract tax depreciation of 25% on reducing balance basis. The rate of corporation tax is 30%. Tax is payable 1 year in arrears. The cost of capital is 8%. Required, शुड द मशीनरी बी परचेज, क्या हमें मशीनरी खरीदनी चाहिए?
फिजिबिलिटी करनी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब एनपीवी मेथड से फिजिबिलिटी करनी है। ठीक हो गया जी। मेथड उसने बताया नहीं, बट हम बेस्ट मेथड लेते हैं, वो एनपीवी है, तो एनपीवी के मेथड से फिजिबिलिटी करनी है। और डेप्रिसिएशन कैश फ्लोज तो शायद हमारे यहाँ पे एनुअल है, सेविंग तो एनुअल कांस्टेंट, ये एन्युटी है, लेकिन डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस होने की वजह से टैक्स हमारा एन्युटी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब एन्युटी फॉर्मेट लेने का फायदा नहीं, क्योंकि जब हमारा टैक्स हर साल फर्क आने वाला है तो सारे कैश फ्लोज को हमें फिर एक ही फॉर्मेट पे ले जाना चाहिए। हमें डिफरेंट कैश फ्लोज को डिफरेंट फॉर्मेट्स नहीं बनाने, हमने एक ही फॉर्मेट में सबको फिट कराना है। तो चूंकि हमारा टैक्स हर साल फर्क आने वाला है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो इसलिए हमें जो फॉर्मेट यूज करना है वो जो एनुअल कैश फ्लोज वाला है, एन्युटी वाला नहीं। तो लाइफ कितनी है जी प्रोजेक्ट की? 4 years लाइफ है, और टैक्सेस हमारे हैं एरियर्स में। इसका मतलब 0 से इन्वेस्टमेंट होगी, 1 2 3 4 कारोबार चलेगा और टैक्स जाएगा 5 में। तो जनाब हमारे कैश फ्लोज का फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट जो रहेगा इलस्ट्रेशन 37 के लिए, फाइव 4 3 2 1 and 0। रुपीज़ में हम ये कैश फ्लो सारे बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लो ले लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हमारे पास कैश फ्लोज हैं जी, क्या क्या? 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 4 साल बाद इसकी 2 लाख की रेजिडुअल वैल्यू है। 4 साल लाइफ, 2 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू, 4 साल बाद 2 लाख की रेजिडुअल वैल्यू। देन वी हैव नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 140,000 पर एनम। कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट सेविंग इज इनफ्लो, कॉस्ट सेविंग इज इनफ्लो। तो 4 साल हमें 1,40,000 सालाना ये जनाब सेविंग आने वाली है। और इसके बाद टैक्स का भी जिक्र है, तो हमें टैक्स की भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टैक्सेशन के लिए जैसे हमने पीछे सीखा था, हम वर्किंग 1 बना लेंगे। यहाँ से हमें नेट कैश फ्लोज मिलेंगे, जिनको फिर हम डिस्काउंट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है एज 8%, फिर प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। लीजिए जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस अंदाज में। हमें सिर्फ टैक्सेशन की वर्किंग बनानी है और बाकी आगे सवाल सिंपल कैलकुलेशन है। टैक्सेशन की वर्किंग भी हमने सीखी हुई है। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने टैक्सेशन की वर्किंग सीखी थी कि हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिलते हैं। और टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं किस रेट पे जी? 30% पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल है, तो ये हमें वर्किंग 4 साल के लिए ही बनानी पड़ेगी। 4 साल के लिए हमें ये वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल है। हर साल के कैश फ्लोज में से उसकी रेलेवेंट डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और हमें हर साल का प्रॉफिट मिलेगा, और हर साल के प्रॉफिट पे हम टैक्स का रेट लगाएंगे, हमें उसका टैक्स वैल्यू मिल जाएगी। सो 4 साल लाइफ 1 2 3 4। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें गिवन है, कांस्टेंट है, हर साल 140,000 है। हमें इसमें से हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करनी है, जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग 1.1 बनाएंगे। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएगा। टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे हम टैक्स 30% कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको हम एरियाज में शो कर देंगे। सेम फॉर्मेट कंसिस्टेंटली हम उसी पैटर्न पे हर सवाल को इंशाअल्लाह हल करेंगे, एंड यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस फॉर्मेट वेरी सून। जी कोई सवाल? टैक्स डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट वो भी हमने सीखा हुआ जी, 2-3 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। वर्किंग 1.1 में हमने कहा जी 2 कॉलम में हम बनाते हैं। एक कॉलम होता है टैक्स डेप्रिसिएशन का, एक होता है ईयर का। तो
पहली डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट है हमारी 4 लाख और रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से पहली डेप्रिसिएशन 1 लाख और पहली डेप्रिसिएशन 1 में। मैं थोड़ा सा पैरामीटर मार्क करूं तो हमने टोटल कितनी लाइफ है 4 पे हमने इसको क्लोज करना है और यहां पे हमने बैलेंसिंग कहानी लानी है। ऐसा ही है जी, ये पैरामीटर्स हैं। मैं जनरली एज अ हैबिट यहाँ पे पहले बैलेंसिंग मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम रिड्यूसिंग करते करते यहाँ पे भी रिड्यूसिंग निकाल दें और बाद में पता लगे गलती होगी, ओवर राइटिंग कटिंग हो। तो मैं जनरली मेरी प्रैक्टिस होती है कि मैं करते हुए यहाँ पे मार्क कर दिया कि भाई यहाँ तक रिड्यूसिंग आना है, आखिर में बैलेंस करना है हमें। तो ये जी हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट है। अच्छा जी, अब रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तरीका तो होता है WDV 3 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख आई, उसका 25% लो। लेकिन इसका एक क्विक वे भी है। इसका क्विक वे क्या है कि आप प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75% ले लो। तो आप प्रेजेंटेशन 3 लाख का 25% कैलकुलेट करो, WDV का 25% लो या प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75 ले लो, एक ही बात है। तो हम प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75 लेते हैं तो एक कैलकुलेशन हमारी बचती है, WDV कैलकुलेट नहीं हमें करना पड़ा, हम चलते जाएंगे। तो हम आइंदा प्रेजेंटेशन हम इसी तरह कर दिया करेंगे। इट इज इक्वली गुड, एक्सेप्टेबल। थर्ड डेप्रिसिएशन फिर WDV है तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन का 75%, 56250। अब बैलेंसिंग है, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन पे जाना है तो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन के लिए पहले हमें टोटल डेप्रिसिएशन लानी पड़ेगी। टोटल डेप्रिसिएशन जो हमें अलाउड है वो होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख। और अब बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हम कि भाई 2 लाख हमें टोटल लाइफ में अलाउड थी, पहले कितनी क्लेम कर ली, 2 लाख से ज्यादा। हमें 2 लाख पूरी लाइफ में अलाउड थी डेप्रिसिएशन क्लेम करना, हम तो ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा क्लेम कर चुके हैं। तो अब यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं आता, इसको बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन नहीं कहा जाता, इसको टेक्निकली बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है। ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, कितनी है 31250। जो बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन होती है वो आपका एक्सपेंस होता है और बैलेंसिंग चार्ज जो होता है ये आपकी इनकम होती है। इसको मैं मजीद अभी इलैबोरेट करता हूं। फिलहाल आपके समझने के लिए इतना कि अगर यहां पे तो एक्सपेंस आ रहा है, जैसे पॉजिटिव फिगर ही आ जाती तो हम उसको एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही ट्रीट करते, लेकिन ये फिगर ऑपोजिट साइन के साथ आई है तो इसकी ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट है। तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं पहले देख लेते हैं, मजीद इस पे भी मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। फिलहाल ट्रीटमेंट इसकी देखिए जी। पहली डेप्रिसिएशन 100,000, सेकेंड डेप्रिसिएशन 75,000, तीसरी डेप्रिसिएशन 56250 और आखिरी 31250। बट दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस विल बी इनकम। ये सारी कॉस्ट थी, ये आप प्रॉफिट में से, कैश फ्लो में से लेस कर रहे हो, ये कॉस्ट नहीं है, ये इनकम है। इसको कैश फ्लो में ऐड करोगे टैक्सेबल प्रॉफिट पे आने के लिए। ऑपोजिट साइड के साथ शेड्यूल में आई तो ट्रीटमेंट भी इसकी ऑपोजिट ही होने वाली है यहां पे। तो जनाब अब बोलिए यहां से टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आता है 40,000, 65,000, 83750, 171,250। टैक्स एट 30%, 12,000, 19,500, 25,125, 51,375। लीजिए जी, ये हमारे पास टैक्सेस आ गए हर साल के। यहाँ पे जो चीज़ हमने एक डिफरेंट नोट की वो ये है, और वो ये डिफरेंट क्यों आई, वो इस वजह से आई क्योंकि भाई यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज आ गया है, इसको बैलेंसिंग चार्ज कहा जाता है। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा, चार्ज का मतलब बेटा यही है कि हमें 2 लाख हमने पूरी लाइफ पे अलाउड थी डेप्रिसिएशन चार्ज करना, हमने पिछले 3 साल जो गुजरे हैं उसमें 2 लाख से ज़्यादा चार्ज कर लिया हुआ है। हमें पूरी लाइफ में 4 साल लाइफ में 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी।
इतनी अलाउड थी ना, तो हम तो पहले 3 साल में ही 2 लाख से ज़्यादा चार्ज कर चुके हैं। तो हमने इसको वापस किया कि भाई हम तो 2 लाख चार्ज करना था, ज़्यादा चार्ज कर लिया, माजी में ज़्यादा खर्चा डाल दिया था, तो वो खर्चा वापस करना है तो वो इनकम बन जाएगी ना। खर्चे की रिवर्सल की है तो वो इनकम बन गई। अच्छा जी, अब इस टैक्स की वैल्यूज़ को हमने मेन शेड्यूल में प्लेस करने हैं। टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स, एरियर में है या सेम ईयर में है जी? इलस्ट्रेशन 37, टैक्सेस पेएबल 1 ईयर इन एरियर्स। तो जनाब पहले साल का टैक्स जो 12,000 है वो 2 में जाएगा, 12,000, 19,500, 25,125, ये सारी टैक्सेस एक्सपेंसेस हैं, 51,375। तो इसके बाद का काम हमारे लिए सिंपल है, टोटल करना है, डिस्काउंट फैक्टर, पीवी एंड एनपीवी, ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना आपकी असाइनमेंट में रहेगा घर के। मैं फिलहाल आपसे थोड़ी सी डिस्कशन दोबारा इस बैलेंसिंग जो फिगर हमने निकाली है इस पे आके करना चाहूँगा। बेसिकली अकाउंटिंग में आपने डेफिनेशन बड़ी डिटेल में आपने सीखी हुई है, डिस्पोजल ऑफ एसेट की ट्रीटमेंट आपने सीखी हुई है, एग्रीड। आप जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो, जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो वहां पे आपने बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखा हुआ है। और अगर डिस्पोजल अकाउंट की वर्किंग जहन में लाओ तो वहां पे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है। तो भाई यहां पे भी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आता है, लेकिन हम जब ये बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन, यहां पे आखिरी साल बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन ले लेते हैं ना, बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन या बैलेंसिंग चार्ज लेते हैं, तो बेसिकली ये वैल्यू गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल और आखिरी साल की रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन का टोटल होता है, नेट होता है। हमें अलहदा से गेन और लॉस की वर्किंग नहीं करनी पड़ती। अकाउंटिंग में वो वर्किंग आपको शो करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी अकाउंटिंग अलहदा होनी है। डेप्रिसिएशन कहीं और रिपोर्ट होनी है और गेन और लॉस कहीं और रिपोर्ट होना है, वहां पे आपको वो दोनों फिगर अलहदा अलहदा चाहिए। तो आप इसलिए डेप्रिसिएशन आखिरी साल की रिड्यूसिंग बैलेंस से ही कैलकुलेट करते हो और फिर लॉस कैलकुलेट करते हो। जैसे मैं आपको पिछली एग्जांपल पे अगर लेके आऊं, मैं आपको इस एग्जांपल पे अगर लेके आऊं, इस एग्जांपल में आप आखिरी साल भी अगर ईयर टू में भी अगर आप डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज करो तो वो बनती 900 माइनस 225,000 का 25%। कितनी बनती है डेप्रिसिएशन ईयर टू की? 1750, ये डेप्रिसिएशन क्लेम करते। और इसके बाद आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते, तो डिस्पोजल अकाउंट में आप देखते कि भाई मेरी सेल प्रोसीड्स क्या है एसेट्स की, 1,50,000, और मेरी WDV क्या है एसेट की। आपकी WDV एसेट की क्या बनती? 9 लाख का एसेट था, पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज की 2,25,000 की, दूसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज की 168,750 की, WDV क्या आई यहां से 5,0625,0, तो यहां से आपको मिला लॉस, यहां से लॉस मिल रहा है ना आपको। कितना लॉस है? 3,56,250, ये आपका लॉस है और ये आपके दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। इन दोनों को जब आप सम करोगे तो ये बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन जो हम लेते हैं ना, उससे हम इस वर्किंग से बचते हैं। हमें क्या जरूरत है इतना लंबा काम करने की हमें, ठीक है, क्योंकि हमने तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह डेप्रिसिएशन को अलहदा रिपोर्ट नहीं करना, हमने लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट को अलहदा रिपोर्ट नहीं करना। ये हमारे लिए ये दोनों कॉस्ट ही हैं, तो ये दोनों की कॉस्ट को बड़ा एफिशिएंटली हम बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन से निकाल लेते हैं। एग्जामिनर सॉल्यूशन में बाज़ का आपको ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी अलग-अलग, बाज़ का क्या अक्सर ही अलग-अलग नजर आया करेंगे, कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इंपैक्ट अल्टीमेटली दोनों का सेम है। इन दोनों को सम करके अपने कैश फ्लोज में से डिडक्ट कर रहे हैं। दोनों ही नॉन कैश आइटम्स होती हैं, कैश फ्लोज बनानी आपने सीखी भी है। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश है और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी नॉन कैश है, तो दोनों नॉन कैश यहां पे इकट्ठा करो, काम खत्म करो। यहां पे चूंकि डेप्रिसिएशन है और इधर भी लॉस है, इसलिए टोटल कॉस्ट ही आ रहा है, लेकिन इधर शायद डेप्रिसिएशन तो होगी कॉस्ट ही, लेकिन डिस्पोजल पे यकीनन गेन है, इसलिए वो दोनों नेट हुई हैं, तो नेट में गेन इनकम नजर आ रही है यहां पे।
बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी डेप्रिसिएशन है, कितना गेन है, कितना लॉस है। हमारे लिए यही तरीका ठीक है कि बैलेंसिंग, अगर डेप्रिसिएशन है तो ले जाओ, चार्ज है तो ले जाओ। ट्रीटमेंट आपको पता है, डेप्रिसिएशन है तो कैश फ्लोज में से लेस कर देंगे, चार्ज है तो कैश फ्लोज में से ऐड कर देंगे। तो ये जी हमारी डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन के ऊपर वर्किंग थी। कल इंशाअल्लाह हम आएंगे तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जी, उन पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 2 क्वेश्चन हम पहले करेंगे पास्ट पेपर्स के, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। फिर कुछ वर्किंग ऐसे ही डाली हुई है हमारे सिलेबस से, इस तरह रेलिवेंट बनती तो नहीं, लेकिन अब डाल दिया तो हम कर लेंगे। रिवीजन एक तरह की आपकी, पहले सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट QM में आपने पढ़ा हुआ है, उसकी थोड़ी सी रिवीजन है। तो कल हम सवाल करेंगे, कल और परसों मिला के सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन को रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पेज 30 पे हमारे मार्क हुए हैं। तो हम वो क्वेश्चन ईद के बाद इंशाअल्लाह जब मिलेंगे तो उनको 1-2 दिन में करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ईद के बाद जब आप आएंगे तो ये चैप्टर आपका फुल फ्लैज कंप्लीट हो चुका हुआ है, प्रैक्टिस भी इसकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाएगी। तो बी प्रिपेयर्ड कि ईद के बाद आपका इस चैप्टर का कंप्रीहेंसिव असेसमेंट आपकी इस चैप्टर से, और जो आपने उधर पढ़ा होगा मैनेजेरियल पोर्शन में, इनकी मिला के एक असेसमेंट आपकी ड्यू होगी ईद के फ़ौरन बाद कमिंग वीक में, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।